हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हम लोग बेटा सब कुछ देख चुके हैं, क्या होता है मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल्स, किसे कहते हैं मेटालॉइड्स, क्या होते हैं धातुओं के भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं। और आज हम देखेंगे कि धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है। अकरेंस ऑफ मेटल्स मतलब जो हमारे पास ये धातुएं हैं, इनको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप जान जाइए कि धातुएं हमको ये मिलती कहाँ पे हैं। धातुएं जो है पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं, भूमि से ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, मृदा को माता कहते हैं, धरती माता। तो धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है, धरती है, पृथ्वी है, भूपर्पटी जिसे हम लोग कहते हैं। भूपर्पटी का मतलब भूमि का जो है ऊपरा हिस्सा, नीचे एकदम वाला कोर वाला नहीं। तो अब वहीं से धातुओं को प्राप्त किया जाता है। लेकिन धातुएं जो है क्या होती हैं, शुद्ध अवस्था में नहीं मिलती हैं, मतलब किसी न किसी के साथ मिश्रित मिलती हैं। बहुत कम ही धातुएं हैं जो शुद्ध अवस्था में मिलती हैं, जैसे हमारे पास चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। बाकी की बच्चे जो धातुएं हैं वो जो है क्या करते हैं, कई धातुओं के साथ मिश्रण में या कई अन्य क्या है तत्वों के मिश्रण में अपने यौगिकों के रूप में मिलती है। तो हम लोग उनको कैसे अलग करते हैं, उनको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं, मतलब धातु कर्म कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात हम देखेंगे क्या होते हैं खनिज। प्लीज बच्चों वीडियो को जो है जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हुआ हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो दूसरों से सब्सक्राइब करवाइए। और कमेंट के माध्यम से हमें आप सुझाव जरूर दीजिए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आए। और 100% एनसीईआरटी के नोट्स है ये, आप बार बार इसको जब पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। और यही अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे चल के आप नीट और जेई क्या है में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, चाहे जेई मेंस हो चाहे एडवांस। एडवांस जब सेलेक्ट होंगे तब जाके आईआईटी मिलेगा, और नीट जो है आप सेलेक्ट होंगे तब आपको जो है एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उसी के थ्रू अब क्या है एम्स वगैरह भी आते हैं। तो इसलिए 100% एनसीईआरटी पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। और अगर आप 30-35 मिनट की एक वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो सोचिए आपकी पढ़ाई कितनी लो है। तो आप स्टेबिलिटी अपने अंदर लाइए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए। चलिए ज़्यादा टाइम न लगे तो बच्चों देखते हैं आज हम लेक्चर नंबर 8, जिसमें पढ़ेंगे हम अकरेंस ऑफ मेटल्स। धातुओं का हम लोग क्या करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं धातुओं को। तो बेटा अकरेंस ऑफ मेटल्स मतलब हमारे पास क्या हुआ, धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कि हम धातुओं को कैसे बेटा क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, हम इस चैप्टर में यही देखेंगे। तो धातुओं को आइए देखते हैं कि धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या होता है। भूपर्पटी ही धातुओं का प्रमुख स्रोत है। तो पहली सबसे पहले देखेंगे आखिर मिनरल्स क्या होते हैं बेटा। मिनरल्स, हम लोग मिनरल्स मिनरल्स कहते रहते हैं, खनिज खनिज कहते रहते हैं। आखिर खनिज है क्या, ये देखिए ना। तो अब बात करते हैं कि आखिर खनिज होता है क्या। कि भूपर्पटी में मतलब भूमि का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें तत्व न या क्या है यौगिक पाए जाते हैं। तो बेटा इन्हीं को हम जिस रूप में तत्व या यौगिक पाए जाते हैं उनको ही हम क्या है खनिज कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी पृथ्वी की भूपर्पटी भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले
तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। तो बेटा हम लोग देख चुके कि आखिर खनिज क्या होता है। तो भैया पृथ्वी की भूप्रपटि में जो प्राकृतिक रूप से क्या है तत्व पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या बेटा क्या है यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज का मतलब जो खंड के निकाला जाए, मतलब जमीन से, ठीक। तो जो जमीन में पाया जाता है भूप्रपटि में प्राकृतिक रूप से, वो चाहे तत्व हो चाहे यौगिक हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब बताइए यही खनिज जो हमारे पास है, उन्हीं खनिजों में कोई जब विशेष धातु पाई जाती है, उस विशेष धातु को हम क्या है तकनीकी टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या है निकालते हैं कम खर्चे में, तो इसी को हम मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें पढ़ेंगे क्या होते हैं अयस्क, और को देखेंगे, और ORES, ओर्स, ओर्स को मतलब बेटा अयस्क। तो लिखेंगे वे खनिज जिनमें कोई विशेष धातु न सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उस धातु का या उस धातु का अयस्क कहलाती है, अयस्क कहलाती है। तो बेटा याद रखिएगा वे खनिज जिसमें कोई विशेष धातु, ये देखिए कोई एक पार्टिकुलर क्या है मेटल्स सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो हम क्या कहते हैं, उस धातु का अयस्क कहलाती है। क्या वो खनिज तब क्या है उस धातु का अयस्क कहलाएगा। तो हम क्या, तो हम लोग इसको देख लिए बेटा, ओर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल दें कि हमारे पास क्या है कॉपर पायराइड्स CuFeS2, तो हम कहें कि ये हमारे पास है तो कॉपर पायराइड्स है। इसमें क्या करते हैं, ये किसका अयस्क है, कॉपर का। किसका अयस्क है, कॉपर का अयस्क है। अगर हम कहें HgS जिसे हम चेनेबर कहते हैं, सी नेबर, ये क्या है, ये हमारे पास यौगिक है, ये खनिज है, इसमें क्या है मरकरी पाया जाएगा, तो ये मरकरी का धातु हमारे पास हो गया। अगर हम कहें जैसे Fe3O या Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड हमारे पास है, जिसे हम क्या कहते हैं हेमेटाइट कह सकते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्या है आयरन, इसमें क्या पाया जाएगा आयरन, तो ये जो यौगिक है ये किसका अयस्क है, आयरन का अयस्क है। तो जिससे हमको क्या है, जैसे आप याद देख लीजिए, आप एल्यूमिना को देख लीजिए Al2O3 इंटू 2H2O, तो ये हमारे पास क्या है एल्यूमिना, क्या है एल्यूमिना। तो बेटा ये जो एल्यूमिना है ये किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। तो मतलब जिस खनिज में से कोई क्या है विशेष धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है न, उस खनिज उस धातु का अयस्क कहलाती है। तो वह खनिज जिसमें कोई विशेष धातु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है उस धातु का अयस्क कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोगों ने ये देखा, देखते हैं। गैंग बड़ा अच्छा है, हम लोग भी गैंग बनाते हैं GANGUE, तो गैंग। कुछ ये टर्म्स हैं आपको याद रखना बहुत जरूरी, गैंग। तो बेटा जो हमारे पास खनिज होते हैं उसमें क्या है बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे उसमें रेत होता है, मिट्टी होता है, कीचड़ होता है, तमाम चीजें होती हैं। तो इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तो अब ये गैंग को जो है खनिजों से अलग करने की भौतिक विधियां भी हैं और रासायनिक विधियां भी हैं, जिनको हम लोग धातु क्या है परिष्करण कहते हैं। आइए देखते हैं गैंग। तो क्या लिखेंगे हम गैंग में,
यहां लिखते हैं खनिजों में रेत, मिट्टी इत्यादि जैसी बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। भाई जमीन से निकालेंगे तो बहुत चीज उसमें रहेंगे, होती हैं, जिसे गैंग कहते हैं। जिसे गैंग कहते हैं। ठीक। अब खनिजों को क्या है, गैंग से भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा अलग किया जाता है। अब आते हैं बेटा खनिजों को गैंग से या खनिजों के गैंग से भौतिक तथा रासायनिक विधियों द्वारा अलग किया जाता है। जैसे बेटा क्या है, हमारी अंगूठी क्या है, पानी में गिर जाए, अब उसमें क्या है, कीचड़ है, बालू है, रेत है, गिट्टी गिट्टा है, तमाम चीज है, तो हम कभी धुलेंगे उसको, कभी उसको छानेंगे, कभी उसमें क्या है फेक प्लवन करवाएंगे ना। तो ये सब सारे हमारे पास क्या है भौतिक, कभी बीनेंगे, तो हमारे पास भौतिक और रासायनिक बहुत सारी विधियां हैं कि हम लोग जो है खनिजों को उनके गैंग से अलग कर सकें। तो गैंग क्या होगा बच्चों, एक बार फिर कर लेते हैं ताकि आपको बार बार याद हो जाए कि खनिजों में रेत न मिट्टी कीचड़ इत्यादि जैसी बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। तो खनिजों में जो अशुद्धियां होती हैं उसी को बेटा गैंग कहा जाता है। तो हम लोगों ने तीन चीज देख लिया, क्या होते हैं मिनरल्स, किसे कहते हैं ओर्स और किसे कहते हैं गैंग। अब आते हैं धातु का, अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, परिष्करण धातुओं को कैसे निकाला जाता है इस तरीके से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। चलेंगे बेटा धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्या है मेटल्स, धातुओं का निष्कर्षण कहाँ से बेटा, अयस्क से, जो हमने अयस्क प्राप्त किया था। और ये किस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, मेटलर्जी धातु कर्म ब्रांच के अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है विशेष धातुओं को उनके अयस्कों से कम खर्चे में निकाला जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास बेटा क्या है अयस्क। तो तीन प्रकार की हमको धातुएं हैं, अयस्क, अयस्क मतलब और, तो इनमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से धातुओं को निकालते हैं। तो तीन हमारे पास चीजें हैं बेटा, एक में जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं हम लोग उनको कैसे निकालते हैं। सक्रियता श्रेणी में जो क्या है मध्य में है धातुएं उनको कैसे हम लोग निकालते हैं। और सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे हैं मतलब निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनको कैसे उनके अयस्कों से अलग किया जाता है। इन सबको हम लोग एक पहले चार्ट में बना के देखते हैं, फिर एक एक करके बच्चों आसानी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अयस्क है, तो अयस्क का यहीं से क्या कर लेंगे, अयस्क का सांद्रण। तो याद रखिएगा सांद्रण करेंगे किसका, अयस्क का। जब अयस्क का बेटा सांद्रण यहाँ कर चुके तो ताकि बोर्ड में ज्यादा जगह न ले इसलिए हम पहले से वहीं पे कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम उच्च क्रियाशील, क्रियाशील मतलब अभिक्रियाशील, उच्च क्रियाशील धातुएं, इनको कैसे निकालेंगे। फिर बेटा हम लोग देखेंगे कि मध्य क्रियाशील धातुएं, मध्य क्रियाशील मतलब अभिक्रियाशील, याद रखिएगा क्रियाशील धातुएं। और तीसरे में हम लोग देखेंगे बेटा क्या है, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। देखो इस वाले में अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं।
धातुएं। तो बेटा जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपको एक सारणी पर हम बताए थे जिसमें क्या था, कौन, कमीना, मांगे, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, लेड। तो उनको में हम लोग देखते हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, गलित धातु अयस्क का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, और हमको बेटा जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे तो धातु क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास मध्य में है बेटा, ये दो रूपों में पाई जाती हैं, जो मध्य वाली हैं ये दो रूपों में पाई जाती हैं, या तो ये अपने इसमें सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाएंगे या तो कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाए जाएंगे। तो बेटा ये क्या है, कार्बोनेट क्या है, जो अयस्क होंगे, पहले ये दो रूपों में पाए जाते हैं, या तो क्या होंगे, सल्फाइड अयस्क होंगे, अयस्क होंगे। जो बच्चा ये कार्बोनेट अयस्क है, इसको हम लोग क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन, क्या करवाएंगे, कैल्सिनेशन, इसका करवाएंगे निस्तापन, जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं, अभी एक एक करके देखेंगे। और इसका बेटा करवाएंगे भर्जन, क्या करवाएंगे, भर्जन। अब ये जब कैल्सिनेशन करवाए इसका, भर्जन करवाए इसका, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ये धातु के ऑक्साइड में दो के दोनों बदल जाते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया, अभी बताएंगे सारी प्रक्रिया। के निस्तापन में क्या है, सीमित वायु में हम कार्बोनेट अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब वो किसमें, ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस वाले को भर्जन वाले में क्या करते हैं हम, जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं उनको ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में क्या है, अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तब इसका क्या हो जाता है, भर्जन। मतलब निस्तापन और भर्जन प्रक्रिया के द्वारा ये दो के दोनों इसमें बदल जाते हैं बेटा, धातु ऑक्साइड में, धातु ऑक्साइड में बदल जाते हैं। और जब महाराज धातु ऑक्साइड में बदल गए तो हम जानते हैं इसका क्या हम करवा लेंगे, अपचयन, क्या करवा लेंगे, अपचयन। तो कहते हैं धातु का अपचयन करवाएंगे, धातु का अपचयन, इसे हम कहते हैं धातु अपचयन करवा लेंगे। और जब अपचयित करवा लेंगे तो हमको धातु मिल जाएगी, और उस धातु का शोधन करवा लेंगे, धातु का शोधन, हमको शुद्ध धातु तब क्या है, प्राप्त हो जाएगी। तो इस वाले में आते हैं महाराज, जो निम्न क्या है, अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनको हम लोग सीधे क्या करते हैं, ये सल्फाइड के अयस्क होते हैं, सल्फाइड के अयस्कों के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क, मतलब ऐसा अयस्क जिसमें सल्फर जुड़ा रहेगा। अब सल्फाइड अयस्क है तो हम जानते हैं सल्फाइड वाले का क्या करवाए थे, भर्जन, इसको भी क्या करवा लेते हैं बेटा, भर्जन, ठीक। और जब भर्जन करवाते हैं तो हमको क्या हो जाता है, सीधे ही ये हमको धातु प्राप्त हो जाती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील थी। क्या थी महाराज, कम क्रियाशील। तो कम क्रियाशील जो धातुएं होती हैं उनको सीधे जो है भर्जन करके ही हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में है बेटा, वो जो है धातुएं हमारे पास क्या है, उनके अयस्क कैसे, या तो कार्बोनेट अयस्क के रूप में रहते हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में रहते हैं। जिनमें कार्बोनेट के अयस्क होते हैं उनको पहले निस्तापन करते हैं। निस्तापन का मतलब कैल्सिनेशन, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब क्या है, निश्चित ऑक्सीजन की उपस्थिति में, सीमित ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनको अधिक ताप पर हम गर्म करते हैं। तो ये कार्बोनेट अयस्क जो है, कार्बोनेट से किस में बदल जाता है, धातु ऑक्साइड में। और ये सल्फाइड अयस्क वाले में बेटा क्या करवाते हैं, अधिक जो है ऑक्सीजन की मात्रा में अधिक ताप पर उसको खूब गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, ये भर्जन के द्वारा ये भी धातु, दोनों धातु ऑक्साइड में बदल गए। तो फिर उनका क्या कर लेते हैं, अपचयन, किसी अपचायक के द्वारा अपचयित कर लेंगे, ऑक्सीजन निकल जाएगा, हमको धातु प्राप्त हो जाएगी। जो बेटा अभिक्रिया श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है, मतलब अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनके क्या है, गलित क्या है, धातु अयस्क का हम लोग विद्युत अपघटन करवाते हैं, और वो क्या हो जाता है, हमको धातु प्राप्त हो जाती है। अब हम इसी को जो है बेटा एक एक करके पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है
आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमको भी और मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहें। 100% एनसीईआरटी। अगर आपको नीट में सिलेक्शन लेना है या जेईई मेंस में एडवांस में सिलेक्शन लेना है तो 100% आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। बेटा जैसे हम लोग पहले खाना ज़्यादा खाते हैं, जो हमारा मेन सिलेबस है, उसके साथ अचार चटनी मिर्चा वगैरह तो थोड़ा थोड़ा खाते रहना। पहले जो मेन डाइट है उसको ले लीजिए, मेन सिलेबस आपका एनसीईआरटी है उसको पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा कुछ भी लेते रह सकते।